नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी एक बार फिर से करंट अफेयर्स के साथ 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आए हैं। और जो बेसिकली आज के यानी 1 अक्टूबर की जो भी न्यूज़ थे और वो मतलब जैसे आज 2 अक्टूबर से, तो 2 अक्टूबर के जितने न्यूज़ हैं सारे मेंशन है इसमें। और कल के भी जो रह जाते हैं एक दिन के, जैसे मान लीजिए आज मॉर्निंग में मैं बनाया तो कल के लिए कुछ रह जाते हैं, क्योंकि इवनिंग में जो हो तो सारी चीजें फर्स्ट और सेकंड का मिलाकर, फिर सेकंड और थर्ड का मिलाकर, फिर थर्ड एंड फोर्थ का मिलाकर, ऐसे तो बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक जगह प्लॉट करके फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो अगर अदर टाइप के एग्जाम्स में, तो अदर टाइप के एग्जाम में एक पॉइंट होती है कि भाई हो सकता है ये टॉपिक इसमें ना आए, हो सकता है ये टॉपिक इसमें आए। लेकिन जो जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है कि जो किसी एग्जाम में आए किसी एग्जाम में ना आए। करंट अफेयर्स मतलब जो कुछ भी चीजें जब भी हाल ही में घटित हुई हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके सामने सारे लिखे गए हैं, और भी जैसे यूपी पेट आने वाला है, सीजीएल आ ही गया है, सीएचएसएल आने वाला है, एसबीआई का अगर जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें पूछा ही जाता है, तो इन सभी क्वेश्चंस में इन सारे प्रकार के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट में बात करते हैं मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या करता हूँ इसके बारे में मैं कभी बता देंगे, कभी स्पेशल सेशन लेंगे नेक्स्ट संडे को, जो कि हम लोग लाइव आएंगे और बातें करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो मेरे सामने राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित हुआ है, जो कि इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। केंद्र ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार यानी सशस्त्र बल के अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को भारत में मनाया गया। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थान को विदेशी या छात्रों के लिए 25% सीटें बनाने की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए। दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य से 6% अधिक वर्षा के साथ समाप्त हुआ है। आईएमडी। आर्थिक करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ ने टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम लॉन्च की है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.134 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 537.518 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पर पहुंच गया है। पीएफआरडीए ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया। वकील ललित भसीन ने चुने गए इंडो अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो रूस ने जनमत संग्रह और यूक्रेन में विलय की निंदा करने वाले यूएनएससी के प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा। बृहद व्यक्तियों का ध्यान देना, भारत अनुपस्थित रहा। बृहद व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। मतलब वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, पता नहीं कैसे लिखा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कहीं। वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। बुर्किना फासो जो है बुर्किना फासो में एक और तख्ता पलट, जो कि नए नेता कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने राष्ट्रपति फॉल हेनरी संडोगो दामिबा पाल हेनरी सांडोगो दामिबा के सैन्य शासन को गिरा दिया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा नाम अजीब है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा सैन्य शासन को गिरा दिया गया।
अब इससे देखो, ये तो थे हमारे जो करंट न्यूज थे। अब इससे रिलेटेड अभी देखो, ये न्यूज की हेडलाइन थी, न्यूज की हेडलाइन थी। अभी हम लोग विस्तार पूर्वक न्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो मेन हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो हरियाणा विकसित करेगा। ठीक, उसके बाद हॉर्न इंडिया अंडर 40 रीच लिस्ट में कौन सा हाल ही में शीर्ष पर रहे हैं? तो निखिल कामत जो है शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। किसे टेस्ला ने हाल ही में निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया है? जो गोविया को। उसके बाद हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एससी एसटी हब कॉन्क्लेव की कौन सा राज्य करेगा? मतलब कॉन्क्लेव का जो मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात करेगा। किस राज्य की किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई? तो ये केरला। ठीक, प्रश्न नंबर 7 में, हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया। मॉर्निंग वाले बैच में ये शायद हो चुका है। अडानी ग्रीस ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर संयंत्र शुरू किया। कहाँ? हरियाणा में, और सॉरी राजस्थान में। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा कौन? स्विट्जरलैंड। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीयों को किसे शामिल किया गया? आकाश अंबानी को शामिल किया गया। अब समाचार विस्तार से, जो कि हम जानने वाले हैं कि आर वेंकटेश्वरम जो है, ये क्या है? आर वेंकटरमन। तो देखिए, आपको पता ही होगा भी हाल ही में अटॉर्नी जनरल चेंज हुए हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल नए ये नियुक्त हुए हैं। हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वेंकटरमण को 3 साल की अवधि के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? वेंकटरमण को। मुख्य समाचार के मुख्य बिंदु की बात करें तो आर वेंकटरमणि एक वकील हैं। ठीक है, आर वेंकटरमणि एक वकील हैं, जिन्होंने भारत के शीर्ष पर न्यायालय में 42 वर्षों का अभ्यास करने का अनुभव किया है। उन्होंने 1977 में बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में दाखिला लिया था। ठीक, 1982 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के में एक नए स्वतंत्र प्रैक्टिस की स्थापना की थी, और 1977 में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। उन्होंने कानूनों की विभिन्न शाखाओं का अभ्यास किया, जैसे संवैधानिक कानून, अप्रत्यक्ष करों का कानून, मानव अधिकार का कानून, नागरिक और आपराधिक कानून, उपभोक्ता कानून और सेवाओं से संबंधित कानून। उन्होंने 2001 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में आमंत्रित किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि एफ्रो एशियाई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गतिविधियों में भी शामिल थे। वह 2010 में और फिर 2013 में एक और कार्यालय की कानूनी समिति के सदस्य बने। अब वो के वेणुगोपाला की जगह, यानी इसके पहले अटॉर्नी जनरल कौन था? के वेणुगोपाला थे। ठीक है, उसके पहले तुषार मेहता थे। अभी करंटली जो है आर वेंकटरमणि हैं। ठीक है, तो वेणुगोपाला की जगह नए अटॉर्नी जनरल के रूप में होंगे। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76, ये याद रखना, कौन से अनुच्छेद के तहत सिलेक्शन होता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है, तो ये याद जरूर रखना। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। भारत के महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के लिए कोई विशिष्ट कार्यकाल नहीं होता है, और वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करता है।
संविधान उनकी बर्खास्तगी के लिए आधार या प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं करता है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वंदे भारत 2.0, आपको पता है पहले वंदे भारत जो है मतलब भारत में चलती थी, इसके पहले वो 2017-18 के करीब जो लॉन्च हुई थी। एक और भारत में आई वंदे भारत 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया है। ओके, इनके मुख्य बिंदु की बात करें तो नवीनतम संस्करण की लागत 115 करोड़ रुपए से अधिक है। यह पिछले संस्करण की तुलना में 15 करोड़ रुपए अधिक है। नई ट्रेन 129 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है, जो कि अन्य वंदे भारत ट्रेनों की तुलना में लगभग 16 सेकंड तेज है। इसका वजन लगभग 392 टन है और जो पिछला संस्करण था उसका 38 टन था। 38 टन हल्का है। यह स्वचालित टक्कर रोधी प्रणाली कवच से लैस है, यानी कि अपने आप जहां जाने की लड़ने वाली कंडीशन में अपने आप रुक जाती है कोशिश। यह वंदे भारत ट्रेनों के पिछले संस्करण में उपलब्ध नहीं था। कोच में डिजास्टर लाइट है और उनका बैटरी बैकअप 3 घंटे तक चलता है। पिछले वर्जन में सिर्फ 1 घंटे का बैटरी बैकअप था। बाहरी हिस्से में 8 प्लेटफॉर्म साइड कैमरे हैं जो और कोच में पैसेंजर गार्ड संचार सुविधा में स्वचालित वायरलेस रिकॉर्डिंग सुविधा है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री सेंटीग्रेड सीटों की अतिरिक्त सुविधाएं हैं। आंतरिक हवा को यूवी लैंप के साथ फोटो कैटेलिटिक अल्ट्रावायलेट वायु शोधन प्रणाली के माध्यम से फिल्टर किया जाता है, जो कि 99% कीटाणु मुक्त होता है, कीटाणु को निष्क्रिय कर देता है। पहले संस्करण में एयर प्योरीफाइंग सिस्टम नहीं था। नए कोच में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एक केंद्रीकृत कोच निगरानी प्रणाली है और आंतरिक नेटवर्क 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड पर डेटा का समर्थन करता है। वाह क्या बात है, इंडिया है इंडिया भाई, ट्रेन में भी 1 GB पर सेकंड इंटरनेट फ्री। यह ऑडियो विजुअल जानकारी स्ट्रीमिंग की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में दो वंदे भारत ट्रेनें चालू हैं। एक नई दिल्ली से वाराणसी और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के लिए। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में नई दिल्ली कानपुर 2019 में लॉन्च हुई, कानपुर वाराणसी मार्ग पर करी गई थी। सरकार अगले 3 वर्षों में इनमें से कुल 400 ट्रेनों को विकसित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट पॉइंट, 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात आई। 36वें नेशनल गेम्स की जब बात आती है का उद्घाटन किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। मुख्य बिंदु की बात करें, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 इस साल 29 सितंबर को 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। यह अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्केटिंग बोर्ड, कबड्डी, मलखंबा आदि जैसे खेल शामिल होंगे। इस आयोजन में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की टीमों के भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम की जगह 2022 में भागी लेगी। दो नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव इस साल राष्ट्रीय खेलों में अपनी शुरुआत करेंगे। इन खेलों का पिछला संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों की उत्पत्ति ओलंपिक आंदोलन से हुई, जो कि 1920 के दशक में भारत। देखो यहां से पूछा जा सकता है ओलंपिक आंदोलन कब शुरू हुआ, ये नेशनल खेलों की शुरुआत कब से हुई। ओलंपिक जो कि 1920 के दशक में भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। भारत के राष्ट्रीय
खेलों को प्रारंभिक वर्षों में भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में आयोजित किया गया था। लाहौर में 1924 के भारतीय ओलंपिक खेलों में नवे संस्करण के बाद ये खेल भारत में प्रमुख शहरों में हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। 1940 में भारतीय ओलंपिक खेलों को राष्ट्रीय खेलों के रूप में आयोजित किया गया था। यानी भारत में ओलंपिक खेलों को कब नेशनलाइज किया गया था? 1940 में। ठीक, 1940 में किया गया था। 1940 में भारतीय ओलंपिक खेलों को राष्ट्रीय खेलों के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर ने स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन संस्करण में मेजबानी की है और इन खेलों की अवधि और नियम भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकार क्षेत्र में है। भारतीय ओलंपिक संघ की जब बात करते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल में आयोजन है। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों को चुनने के लिए जिम्मेदार है। यह इन आयोजनों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। एंड लास्ट ये न्यूज ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम, अगर मैं नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें, ठीक है, तो नेशनल पेंशन स्कीम दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। आपको ये याद रखना है, नेशनल पेंशन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया। ये देखो, तो पेंशन है पेंशन नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, ठीक, मुख्य बिंदु 1 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। और मुख्य बिंदु का पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए एनपीएस ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक अभियान की भी शुरुआत किया है। एनपीएस सब्सक्राइबर लगभग चक्रवृद्धि की शक्ति का आनंद लेंगे और सेवानिवृत्ति के बाद कई लाभ प्राप्त करेंगे। अभियान का उद्देश्य अगर मैं बात करूं तो हमारा हो जाएगा पेंशन फंड, ठीक है, पेंशन फंड नियामक यानी रजिस्ट्रेशन, पेंशन फंड रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण। प्रत्येक नागरिक को यानी पीएफआरडीए, प्रत्येक नागरिक को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय कुशन बनाने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभियान आयोजित करेंगे। यह अभियान जनता के बीच पेंशन योजना के बारे में जागरूक पैदा करने का भी प्रयास करता है। इसका उद्देश्य भारत के लिए पेंशन भोगी समाज के दृष्टिकोण से पूरा करने के लिए सभी प्राप्त नागरिकों को पेंशन योजना के तहत कवर करना। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली नियामक संस्था है। यह पूरे भारत में पेंशन के समग्र सर्वेक्षण और विनियमन को देखती है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का नियामक है और पेंशन बाजार के व्यवस्था विकास को सुनिश्चित करता है। पीएफआरडीए के सदस्य की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और ये हमारे करंट अफेयर्स का जो लास्ट है, हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले से बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की बात करें तो इंदौर बना देश जो सर्वेक्षण सबसे क्लीन देश। केंद्र में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को भारत में मनाया गया। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों को विदेशी छात्रों के लिए 25% सीटें बनाने की अनुमति दे दी है। अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश तैयार किया गया, अभी मिला नहीं। दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य में से 6% अधिक वर्षा के साथ समाप्त हुआ। आर्थिक करंट अफेयर्स के बाद प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम लॉन्च की है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.1
8.134 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखो कह रहा है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था 8.134 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घट करना 537.518 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचा हुआ है, ट्रिलियन से कम होगा। 8 से मतलब थोड़ा सा देखो 100 मतलब 800 सॉरी 8.134 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब 5.37 537 से बचा है नहीं, तो थोड़ा सा मतलब काफी कम हुआ है। और मैं बात करूं PFRDA ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया था। वकील ललित भसीन चुने गए इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें, रूस ने जनमत संग्रह और यूक्रेन में विलय की निंदा करने वाले यूएसएनसी यूएस यूएनएससी के प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा। ठीक है, और वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, और बुर्किना फेसो में एक और तख्ता पलट हुआ जिसमें नए नेता कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ट्रोरे ने राष्ट्रपति पॉल हेनरी सागोडो दिमिम्बा दामिबा के सैन्य शासन को गिरा दिया। ठीक है, इस प्रकार ये आज की ये थी, और इस प्रकार आज का न्यूज खत्म होता है। हम आशा करते हैं आपको हमारा न्यूज मोस्ट प्रॉफिटेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और थोड़ा बहुत जो वर्ड्स फंसते हैं ना, ये एक्चुअली पहली बार तो प्योर हिंदी होता है। ठीक है, और दूसरा मतलब जो है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है जब बहुत ज्यादा हिंदी होता है, और थोड़ा सा एक चीज और प्रॉब्लम करता है जो बहुत अदर कंट्रीज के जो नाम होते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब मतलब जैसे टंग फंसने लगती है। तो इसमें कोई वो देखने वाली बात नहीं बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन आपके सामने, सारे न्यूज आपके सामने हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर समय। जय हिंद जय भारत। चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमको पता है देख लेते वीडियो, लेकिन आप शेयर नहीं करते यार, सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक तो चलो ठीक, पसंद है तो करो, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करो यार। चलो मिलते हैं।